हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ टर्म्स या कुछ मेथड्स जो हैं वो रह गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग बुक जो है LPP उसके अंडर में आता है, और MBA और MCOM के लिए वो OR ऑपरेशन रिसर्च में आता है। और ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि ये इस चैनल मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। इस समय आप लोगों के पास टाइम कम है और प्रेशर ज़्यादा है। उसको देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों की जो स्टडी है उसको एक बार ब्रशअप हो जाए, यानी कि जो है एक बार रिवीजन हो जाए, जिससे कि फैक्ट सारे क्लियर हो जाएं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर अगर आता है या सब्जेक्टिव भी आता है जिसका, तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आती है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब ज़रा हम देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो उसको हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट ट्रैक में, जिससे कि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। सबसे पहली बात है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज़ होंगी F1, F2, F3, Fi, Fm, और यहाँ पर कुछ वेयर हाउसेज यानी कि शॉप्स होंगी W1, W2, W3, WJ, WN तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा कि इन फैक्ट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उनकी क्वांटिटीज़। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ये फैक्ट्रीज सारे बिस्किट के पैकेट्स बनाती हैं, बिस्किट्स बनाती हैं, तो F1 फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी क्वान्टिटी A1 है। F2 फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन अवेलेबल है वो A2 है। FI से इसी तरीके से AI है। इस तरीके से हमें अवेलेबिलिटी दी हुई है। यहाँ पर W1 जो है वेयर हाउस या शॉप है, जिसमें कि रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है प्रोडक्ट की B1 यूनिट, W2 में B2 यूनिट, और इसी तरीके से WJ में BJ यूनिट। इस तरीके से हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट गिवन है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टेबल के अंदर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दी होगी। किसी एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की, पर यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हमें दी होगी। अगर F1 फैक्ट्री से W1 शॉप को या वेयर हाउस को एक यूनिट ट्रांसपोर्ट की जाए तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट यहाँ पर दी है C11। ऐसे ही F1 फैक्ट्री से W2 शॉप को अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर C12। तो इस तरीके से टेबल दी होगी हमें। यहाँ पर हमारा जो एक कंडीशन है जिसके बेसिस पर ही हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बिना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्या है ये कंडीशन कि ये जितनी भी अवेलेबिलिटीज़ है A1 + A2 + A3 + AI, इन सब का टोटल, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट B1, B2, B3, BJ अप टू BN, इनका टोटल, अगर ये दोनों टोटल इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है या बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं उसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, जिनके बेसिस पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डिस्कस करते हैं वो टर्म्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म है फिजिबल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस Xij greater than equal to 0 विच सेटिस्फाई द रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शंस। मतलब
फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन होता है एलोकेशंस, यानी कि एलोकेशंस को हम यहाँ पर XIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर XIJ क्या है कि ith फैक्ट्री से jth वेयर हाउस को जितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करनी है, सप्लाई करनी है, उस क्वांटिटी की को हम XIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग में पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी ith फैक्ट्री से jth वेयर हाउस को या शॉप को ट्रांसपोर्ट की जाए जिससे कि कॉस्ट मिनिमम आए। ठीक है, तो इसलिए हमने उसे कंसिडर किया हुआ है XIJ, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, इस टाइप से जितने भी XIJ यानी कि x की वैल्यूज़ आएंगी उनको हम एलोगेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एलोगेशंस यानी कि इन x की वैल्यूज़ का वो कलेक्शन जिसमें कि हर एक x की वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो XIJ की वैल्यू, और साथ ही साथ ये रो सम एंड कॉलम सम की रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करती हो। रो सम कॉलम सम की कंडीशन क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रो सम कॉलम सम की रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये जो x11 एलोगेशन है, ये जो x11 एलोगेशन है, x12 एलोगेशन है और इसी तरीके से XIJ ये सब एलोगेशंस हैं, इन सारी एलोगेशंस का टोटल रो वाइज किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी A1 के। ऐसे ही सेकंड रो के एलोगेशंस x21, x22, x2j अप टू x2n, इन सब का एलोगेशंस का टोटल कितनी x की वैल्यूज़ हैं, इनका टोटल इक्वल टू A2 के इक्वल आना चाहिए F2 रो के लिए। सेम इसी तरीके से हर एक रो के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरीके से कॉलम सम कंडीशन क्या होती है कि ये जो x की वैल्यूज़ कॉलम वाइज हैं, एलोगेशंस की वैल्यूज़, ये x11, x21 की जो वैल्यूज़ आएंगी इनका टोटल इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के रिक्वायरमेंट यानी कि B1 के इक्वल आना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड कॉलम के लिए एलोगेशंस का सम x12, x22, xmn का, m2 का, इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, B2 के इक्वल आना चाहिए। तो सभी कॉलम और रो में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, कॉलम सम और रो सम कंडीशन सेटिस्फाइड है, साथ ही साथ जितनी भी ये एलोगेशंस यानी कि x की वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना हो, 0 हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो, तो उस केस में ऐसे वैल्यूज़ का कलेक्शन क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, अब बात आती है, हमने डिस्कस किया था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में वर्ड फिजिबल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो बेसिक क्या कर रहा है इसमें उसके बारे में जानते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोगेशंस यानी कि XIJ की जो नॉन जीरो वैल्यूज़ आएंगी उनका टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, m + n-1 के, जहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए वो फिजिबल सॉल्यूशन जिसमें कि एलोगेशंस की संख्या m + n-1 के इक्वल हो। यहाँ पर m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम को। इट मीन्स नंबर ऑफ एलोगेशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के सम से एक कम के बराबर होनी चाहिए। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है बात ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए वो फिजिबल सॉल्यूशन नॉट नेसेसरीली बेसिक, यानी कि वो फिजिबल सॉल्यूशन जो जरूरी नहीं है बेसिक हो, वो फिजिबल सॉल्यूशन इज सेट टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा अगर इफ़ इट मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। बात क्लियर। यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे कि जो हमारे एलोगेशंस का ऐसा कलेक्शन है जो नॉन नेगेटिव है, साथ ही साथ रो सम और कॉलम सम की रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों को फुलफिल कर रहा है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और वही सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऑप्टिमम यानी कि मिनिमम आए। बात क्लियर। इसके बाद
बात आती है नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहेंगे कि वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिसमें कि नंबर ऑफ एलोगेशंस, टोटल नंबर ऑफ एलोगेशंस की संख्या एग्जैक्टली किसके इक्वल हो, m+n-1 के। मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर किसी में नंबर ऑफ एलोगेशन m+n-1 के इक्वल आती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। सेकंड कंडीशन कि एलोगेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो। इंडिपेंडेंट पोजीशन पर एलोगेशन होने का मतलब क्या है कि जो भी एलोगेशंस हैं उन सब को लेकर अगर हम एक लूप बनाएं तो वो लूप नहीं बनना चाहिए, लूप किसी भी तरीके से फ्रेम नहीं होना चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे कि लूप क्या है, अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा कि लूप क्या है। ठीक है, अभी तो ये लास्ट क्लासेस का रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बात नेक्स्ट टर्म जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, वो डिस्कस हमने करी थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें 2 स्टेप में से कंप्लीट करना होगा सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस को। तो इसमें पहला स्टेप है कि हमें कोई भी एक इनिशियल बीएफएस निकालना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में कोई एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा एलोगेशंस का कलेक्शन जो कि फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि जिसमें एलोगेशन नॉन नेगेटिव हो, यानी कि एक्स आई जे की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हो और रो सम कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वो सॉल्यूशन फिजिबल हो जाएगा। और बेसिक होने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलोगेशन एग्जैक्टली m+n-1 आते हो। तो ऐसा कोई भी एक हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, दूसरा फिर स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है इसको हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे इम्प्रूव करना है, सक्सेसिवली इम्प्रूवमेंट करते चले जाना है। वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो प्रोसेस है मोदी मेथड, जिस मोदी मेथड को अप्लाई करके हम जो भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो इसके अकॉर्डिंग आएगी वो हमें लगातार कम करते चले जानी है जब तक ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि और ज़्यादा कम ना हो सके। यानी कि मिनिमम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन जब तक नहीं मिल जाता तब तक हमें उसे इम्प्रूव करता जाना है। उस इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है मोदी मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले जैसा कि इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। किसी भी तरीके से एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि एलोगेशंस का ऐसा कलेक्शन जो नॉन नेगेटिव हो और रो सम कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसे पहले हमें किसी भी तरीके से निकालना होगा, फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड करने की हम यहाँ पर पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये पहला मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा पहले समझ लिया जाए। सबसे पहला काम, जैसे ही सामने प्रॉब्लम आए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को देखते ही हमें चेक करना है क्या हमारी सप्लाई और डिमांड का टोटल इक्वल आ रहा है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हमें इन सारे सप्लाई का टोटल चेक करना है, जैसे कि 5 + 8 + 7 + 14, अगर हम इन सब को टोटल कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम यहाँ पर 34 आएगा। ऐसे ही डिमांड, इनका टोटल 7 + 9 + 18, इनका टोटल भी कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। इट मीन्स ये AIs, इसे AI बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ होंगी ये BJ होगी, यानी कि ये A1, ये A2, ये A3, ये so on, और ये यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी B1, ये B2 और इस तरीके से।
तो इनका टोटल अगर इक्वल आ रहा है तभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पहली बात। अब बात आती है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग जब हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है देखते हैं ज़रा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक बात हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा स्टार्ट हमें करना है, स्टार्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्टार्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम 1 1 सेल। 1 1 सेल मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली सेल से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली सेल से स्टार्ट करने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हम जितना भी एलोगेट कर सकते हैं उतना एज मच पॉसिबल उतना हमें एलोगेट करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये W1, ये हमारे पास W1 1 1 सेल के लिए देखें तो ये 1 1 सेल बन रही है इस जगह पर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 1 सेल बन रही है। इस 1 1 सेल पर अगर हम देखें तो 1 1 सेल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास 1 1 सेल पर वेयर हाउस है वो W1 है। इस W1 वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट या डिमांड कितनी है, 7 यूनिट्स की। और इस 1 1 सेल के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्री कौन सी मिल रही है हमारे पास, F1। इस फैक्ट्री F1 की सप्लाई कितनी है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो 7 यूनिट की है और अवेलेबिलिटी सप्लाई कितने की है, 5 यूनिट की है। तो यहाँ पर 5 यूनिट की सप्लाई है और डिमांड 7 की है। तो जब 5 यूनिट की सप्लाई ही अवेलेबल है, भले ही डिमांड 7 की हो, तो फुलफिल तो ये फैक्ट्री कितनी कर सकती है, बस 5 ही कर सकती है, क्योंकि इसके पास अवेलेबल ही 5 क्वांटिटी है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर हम इसे 5 यूनिट इस रास्ते से दिला देते हैं। बात क्लियर। जैसे ही हमने यहाँ पर 5 यूनिट इसे दिला दी इस फैक्ट्री से W1 वेयर हाउस को, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फैक्ट्री F1 में से 5 प्रोडक्ट थे अवेलेबल, 5 के 5 यहाँ पर सप्लाई हो गए। तो इसका मतलब इसका काम ख़त्म हो गया, अब ये फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म। बात क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी, आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या बचता है। W1 की जो रिक्वायरमेंट थी वो 7 यूनिट की थी, जिसमें से हम लोग यहाँ पर 5 दे चुके हैं। तो बाकी रिक्वायरमेंट कितनी रह गई इसकी, अभी रिक्वायरमेंट इसकी रह जाती है कितने यूनिट, 2 यूनिट रह जाती है। डिमांड इसकी 2 यूनिट रह जाती है। तो अब हमारा टारगेट होगा कि इसकी डिमांड 2 यूनिट की जो है उसे फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री का तो सप्लाई F1 की फुलफ़िल हो गई। तो अब डिमांड को देखते हुए चलना है हमें W1 की। तो डिमांड F1 से तो अब फुलफ़िल नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर 5 यूनिट थी वो दे चुके। तो अब किससे फुलफ़िल होगी, नेक्स्ट वाली फैक्ट्री से, F2 से। तो नेक्स्ट फैक्ट्री F2 में देखते हैं कि क्या F2 फैक्ट्री में क्या ये डिमांड इसकी फुलफ़िल कर सकता है 2 यूनिट की। तो F2 फैक्ट्री में अगर हम देखें तो सप्लाई कितने की है, 8 यूनिट की। 8 यूनिट की अगर सप्लाई है और इसे डिमांड कितने की है W1 को, 2 यूनिट की, तो 2 तो ये दे सकता है ना, क्योंकि 2 तो कम है ना। तो 2 यूनिट जो है वो ये दे सकता है, 8 है इस पर और इसे ज़रूरत 2 की है, तो 2 तो दे सकता है। तो 2 हम इसे दिला देंगे F2 फैक्ट्री से। किसको, W1 को। W1 को जब हमने ये दिला दिया तो हम ये देख रहे हैं कि W1 की जो 5 और 2 7 की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई। इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है शॉप, इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर 2 यूनिट देने के बाद F2 फैक्ट्री में 8 में से 2 दे दिए, तो कितने बच गए यहाँ पर, 6 यूनिट यहाँ पर बच गए। ठीक है, बिस्किट के पैकेट्स मान लो वो बच गए। अब हमारे पास यानी कि ये W1 ख़त्म हो गया। अब हमें डिमांड को नहीं देखना, अब हमें इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग चलना है। F2 फैक्ट्री पे सप्लाई बच रही है कितनी, 6 यूनिट की। तो अब उसको हमें आगे, इस शॉप को तो हम सप्लाई फुलफ़िल कर नहीं सकते, दे नहीं सकते, क्योंकि इसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है 7 की। तो अगली शॉप या वेयर हाउस को देना है। तो थर्ड इस पर हमें देखना है कि 6 में से कितनी यूनिट हम एलोगेट कर सकते हैं। तो 6 में से हम एलोगेट कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट देखिए 9 यूनिट की है, तो 9 की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल कितने, 6। तो हम इसे 6 यूनिट दे देते हैं, क्योंकि इससे 6 तो है ही हमारे पास, भले ही 9 की ज़रूरत हो, 6 तो दे सकते हैं। तो 6 यूनिट हम इसे दिलवा देते हैं। तो बाकी कितना रह जाता है यहाँ पर रिमेनिंग, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है रिक्वायरमेंट 6 देने के बाद इसकी रह जाती है 3 यूनिट की। और यहाँ पर 6 + 2 8 की यहाँ पर ये जो सप्लाई है वो फुलफ़िल हो गई। तो अब यहाँ पर सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री F2 में कुछ नहीं बचा, इसे बंद कर दो, क्लोज़ कर दो। अब आते हैं
W2 को देखते हैं। जब ये क्लोज हो चुकी है तो अब इस जगह पर फैक्ट्री कौन सी लग रही थी, W2, तो W2 में रिक्वायरमेंट अभी बची रह गई, कितनी यूनिट की रह गई, 3 यूनिट की। तो अब हमें इसे फुलफ़िल करना होगा। तो वो फुलफ़िल करने के लिए हम W2 को F1 से तो कुछ दिला नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही बंद हो चुकी है फैक्ट्री, F2 से भी नहीं दिलवा सकते क्योंकि वो भी बंद हो चुकी है। तो अब किससे दिलवाएंगे 3 यूनिट, नेक्स्ट F3 फैक्ट्री से। F3 फैक्ट्री पर कितना जो रिक्वायरमेंट है इसकी 3 की, और अवेलेबल कितना है 7। तो यहाँ पर हम 7 यूनिट इस पर अवेलेबल है, पर इसे 3 ही चाहिए, तो इसे 3 दिलवा देते हैं। जैसे ही हमने इसे 3 यूनिट यहाँ पर एलोगेट कर दी या दिलवा दी, तो यहाँ पर 6 + 3 9 की इसकी अवेलेबिलिटी डिमांड थी, वो फुलफ़िल हो चुकी है। तो इसे क्लोज़ कर दो, किसको, W2 वेयर हाउस को या शॉप को। तो बाकी अब यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर 3 देने के बाद इस फैक्ट्री में अवेलेबल क्वांटिटी रह जाती है कितनी, 4 यूनिट, 7 - 3 4 यूनिट रह जाती है। ठीक है, अब हमारे क्योंकि यहाँ पर क्या क्लोज हुआ है, वेयर हाउस क्लोज हुआ है, तो अब हमें फैक्ट्री को देखते हुए चलना होगा। तो यहाँ पर F3 फैक्ट्री को देखते हुए चलना है कि F3 फैक्ट्री में अभी कितनी अवेलेबल प्रोडक्ट बच रहा है, 4 यूनिट बच रहा है। तो 4 यूनिट को अब बेचने की कोशिश करनी है। तो W1 शॉप को हम दे नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही क्लोज हो चुकी है, W2 को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो भी क्लोज हो चुकी है। तो फिर किसके पास जाएंगे, W3 के पास। तो F3 फैक्ट्री से जो भी यूनिट है उसको सेल करने की कोशिश करनी है हमें W3 के पास। तो कितनी यूनिट बच रही है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हम इसे दे देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर 18 की है। तो 4 तो दे ही सकते हैं, तो 4 हम यहाँ पर दे देते हैं। तो बाकी कितनी की रिक्वायरमेंट रह जाएगी, यहाँ पर 14 की रह जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर 3 + 4 यानी कि 7 ये फुलफ़िल हो चुकी है। यहाँ पर सप्लाई फैक्ट्री में जो अवेलेबल थे 7 के 7 यूनिट सेल हो चुके हैं। तो इस फैक्ट्री को कर दो बंद। अब आते हैं नेक्स्ट W3 में। अब यहाँ पर वेयर हाउस में रिक्वायरमेंट रह गई कितने की, 14 की। तो इस 14 की रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो 14 की रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल करनी है तो यहाँ पर देखो 14 की रिक्वायरमेंट इसके पास है, और इसको दिलाने के लिए और कोई फैक्ट्री बची नहीं क्योंकि ऊपर तो तीनों फैक्ट्री बंद हो चुकी, ये भी बंद हो चुकी, ये भी बंद हो चुकी, ये भी बंद हो चुकी। लास्ट क्या रह जाती है, F4। तो 14 यूनिट फिर इसी से दिलवानी पड़ेगी। तो 14 यूनिट हमने इससे इसे दिलवा दी। तो जैसे ही हम इसे 14 यूनिट दिलवाएंगे तो अगर तुमने सही किया होगा तो लास्ट ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 14 देने के बाद फैक्ट्री का भी यहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी है वो भी पूरी हो रही है। 14 की ज़रूरत थी, 14 पूरी हो रही है। तो ये फैक्ट्री भी बंद हो गई और इसकी रिक्वायरमेंट भी साथ के साथ पूरी हो गई क्योंकि ये 14 + 4 18 कंप्लीट रिक्वायरमेंट डिमांड पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ जिन्हें मैं सर्कल करके लिख रहा हूँ ये एलोगेशंस है, यानी कि XIJ की वैल्यू। तो इनको देखते हुए हम ज़रा आंसर लिखते हैं कि जो सॉल्यूशन मिला हमें वो क्या मिला है। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर क्या मिला है देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो एलोगेशन है 5 यूनिट सर्कल में जो लिखा हुआ है, ये 5 यूनिट कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स ये X11 की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ X11 कितना हुआ, इट मीन्स 5। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम ये देखें कि एलोगेशन आ रही है इस प्लेस पर जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो ये किसकी वैल्यू हुई, X21 की। X21 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से ये कौन सी प्लेस पर आ रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो ये किसकी वैल्यू हुई, X22 की। X2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब यहाँ 6। नेक्स्ट आती है बात ये क्या है यहाँ पर 3 किस प्लेस पर आ रहा है ये एलोगेशन, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में। तो ये किसकी वैल्यू हुई, X32 की। कितनी वैल्यू हो गई, 3। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर देखें तो ये एलोगेशन आ रही है एक और 3। ये किस प्लेस पर आ रही है, ये आ रही है ये वाली 4 वाली। ये किस प्लेस पर आ रही है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। इट मीन्स ये किसकी वैल्यू हुई, X33 की। तो X33 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर 4। नेक्स्ट यहाँ पर X4। तो X4 ये 14 जो यूनिट है, ये जो 14 यूनिट है ये कौन से प्लेस पर आ रही है, ये आ रही है फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में। तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम में यानी कि X43 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी, 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास देखा जाए तो ये एलोगेशंस आ गई हैं। एक ये एलोगेशन आ गई है, एक ये एलोगेशन आ गई है, एक ये एलोगेशन आ गई है, एक ये एलोगेशन और एक ये और एक ये। तो टोटल कितनी एलोगेशंस आ गई हैं एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 एलोगेशंस आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलोगेशन
इक्वल टू कितनी एलोकेशंस आ गई यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आल्सो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। m यहाँ पर क्या शो कर रहा है, m शो कर रहा है नंबर ऑफ रो, n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर F1 F2 F3 F4 कितनी रोज़ है 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 4। और कॉलम्स अगर हम देखें तो कॉलम कितनी है W1 W2 W3, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर कॉलम यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 और -1। तो सॉल्व करके हम अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल आ रहा है m प्लस n माइनस 1 की। और अगर ऐसा है तो ये जो सॉल्यूशन मिला, बताओ जरा कैसा सॉल्यूशन होगा। हमें डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एलोकेशन अगर m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो इट इज़ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जा रहा है, क्लियर। तो ये था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अगर ये एग्ज़ाम में टॉपिक आता है तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन 2-3 क्वेश्चन है MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो कि सेल 1 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें एलोकेशन विच मेथड स्टार्ट फ्रॉम सेल 1 1। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम सेल 1 1 मीन्स 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है। या नॉर्थ वेस्ट पोजीशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों कहते हैं इसे, अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो हम यहाँ लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ, डाउनवर्ड में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा कॉर्नर होगा, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। तो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी पोजीशन बनती है, सेल 1 1, इसीलिए इसे, क्योंकि 1 1 या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है MCQ एग्जाम में आ सकता है कि विच मेथड इज श्योर टू गिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो वो बेसिक फिजिबल ही निकलेगा, यानी कि बेसिक ज़रूर होगा। तो वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ऑलवेज gives basic feasible solution। क्योंकि आगे जो हम 2 और मेथड हैं जो हम डिस्कस करने जाएंगे, एक लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बोलते हैं, दूसरा एक और नेक्स्ट मेथड है तीसरा जिसे बोलते हैं वोगल्स या पेनल्टी मेथड। तो ये टोटल 3 मेथड्स हैं BFS निकालने के लिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने। इनमें से ये ही एक ऐसा मेथड है जिससे निकलने वाला सॉल्यूशन हमेशा बेसिक ही होगा। बाकी 2 जो मेथड हैं उनसे निकलने वाला मेथड हो सकता है वो बेसिक ना हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलोकेशन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इट विल बी m प्लस n माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 एग्जैक्टली हो, ये ज़रूरी नहीं है उन दोनों मेथड में। पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमेशा जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 के इक्वल ही आएंगे, यानी कि इसमें कभी भी जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बेसिक ना हो ऐसा नहीं होगा, हमेशा बेसिक होगा।
ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ होता है किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे दो और मेथड है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, मैट्रिक्स मिनिमा या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और एक और तीसरा मेथड है वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड। तो उस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस